नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 28 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तीनों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट तो हैं, बट सदाबहार इश्यूज हैं, नए इश्यूज नहीं है। वो इश्यूज हैं जो लगातार चल ही रहे हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट सबसे पहले फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। तो ये इशू जो है पहले भी आया ही है, हमने डिस्कस तो किया ही है, तो काइंड ऑफ रिवीजन होगा। आज थोड़ा अलग एस्पेक्ट में दे रखा है, आप यूँ मान लीजिए। और अभी इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट हुई थी, इस वजह से फिर से सुर्खियों में आया है। दूसरा, महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन, ये भी सदाबहार इशू है। तीसरा, डीलिमिटेशन। तीसरा इशू इसलिए सुर्खियों में आया है क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है 5 मार्च को इस इशू पे डिस्कशन के लिए। तो ये भी डीलिमिटेशन का इशू जो है वो भी थोड़ा सदाबहार सा ही है। यूपीएससी ने इस पे प्री में क्वेश्चन भी पूछा था और चल रहा है काफ़ी सालों से। तो इश्यूज डिस्कस करें उससे पहले कोट देख लीजिए। प्लेटो का कोट है, नो वन इज मोर हेटेड देन ही हु स्पीक्स द ट्रूथ। जो सच बोलता है देखो, उससे ज़्यादा किसी से नफरत नहीं की जाती। ऐसा किस लिए? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि जो पर्सन सच बोलता है ना, सच कई बार अनकंफर्टेबल होता है। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग पावर में बैठे हैं ना, उनको सच पसंद नहीं आता क्योंकि इससे उनकी जो अथॉरिटी है वो डाइल्यूट हो जाती है। समझ गए? इसी वजह से जो पर्सन सच बोलता है उससे नफरत की जाती है। आप अनेकों एग्जाम्पल्स ले सकते हो इसके। जैसे गैलीलियो का एग्जाम्पल है जो पहले भी हमने डिस्कस किया था। गैलीलियो ने एक थ्योरी का समर्थन किया था कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है, ना कि सन अर्थ के चारों ओर। लेकिन चर्च को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि चर्च ये कहता था अर्थ सेंटर में है और अर्थ के चारों ओर सन वगैरह बाकी चीज़ें जो है वो रिवॉल्व होती हैं। बट गैलीलियो ने चर्च की थ्योरी को झूठा बताया, तो फिर गैलीलियो को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया। ये तो एक एग्जाम्पल है, आप और देख लीजिए। नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, 27 सालों तक जेल में रखा गया। राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ उस समय। तो सच जो होता है ना, वो स्टेटस को चेंज करता है और बहुत सारे लोग नहीं चाहते स्टेटस को चेंज हो। इस वजह से वो लोग जो सच बोलते हैं उनसे नफरत की जाती है, उनको कई बार यातनाएं भी दी जाती हैं। तो ये कोट यूपीएससी एथिक्स के पेपर में पूछ सकती है। अब चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पीडीटी आचार्य के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले देखो कंटेक्स्ट में आपको बताऊं, उससे पहले ना आपको मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूं। बैकग्राउंड क्या है? देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना हमारे देश की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शंस कंडक्ट करती है। संविधान का आर्टिकल 324, संविधान का जो आर्टिकल 324 है उसके तहत ईसीआई को इलेक्शन कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। एक चीज आपको पता है, देखो किसी भी देश की डेमोक्रेसी में ना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर किसी देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं कंडक्ट होते तो वो काहे की डेमोक्रेसी? समझ गए? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेजर रोल हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट असेंबली के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ये सब इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता हूं मैं। जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं, जैसे पंचायत के या फिर म्युनिसिपल बॉडीज के इलेक्शंस है, वो कौन कंडक्ट करवाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करवाना इलेक्शन के दौरान, पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करना, इलेक्टोरल रोल जो है वो मेंटेन करना, ये सारे के सारे जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं। और अगर देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इम्पार्शियल है, मतलब इम्पार्शियल नहीं है, पार्शियल है, तो फिर देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे सवाल उठेंगे और फिर डेमोक्रेसी पे सवाल उठेंगे ही उठेंगे। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इम्पार्शियलिटी है कैसे इंश्योर की जाए? देखो, इम्पार्शियलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐसे इंश्योर की जा सकती है
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है वो फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, समझ गए, और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर काम करते हैं ना, उनकी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, फेयर और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बट देखो, हमारे संविधान में ना इस चीज को कभी क्लैरिफाई नहीं किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने यहां पे गलती कर दी। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में कोई कानून वगैरह कोई प्रोविजन नहीं किया। तो पहले तो इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट थी, सभी इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट वो पीएम के रिकमेंडेशन के आधार पे हो जाती थी। लेकिन अब देखो, पीएम की पार्टी को ही इलेक्शन लड़ना है और पीएम ही इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड कर रहे हैं कौन बनेगा, तो जाहिर तौर पे यहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और इलेक्शन कमिश्नर बायस्ड होकर काम कर सकते थे क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट पीएम की चॉइस पे की गई है। तो ज्यादा संभावना यह होती थी कि इलेक्शन कमिश्नर्स अपनी अपॉइंटमेंट के लिए एहसान उतारने की कोशिश करते रूलिंग पार्टी की मदद करके इलेक्शंस में। तो ना सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यह प्रोसेस गलत है इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में बोला कि इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है ना, वो 3 लोगों की कमेटी डिसाइड करेगी। उसमें एक पीएम होंगे, दूसरे होंगे सीजीआई और तीसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। ये परफेक्ट कमेटी थी क्योंकि इसमें 3 लोग थे, एक जुडिशरी से, एक अपोजिशन से और एक रूलिंग पार्टी से पीएम। तो ये कमेटी अगर डिसाइड करती किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है तो अच्छे से डिसाइड होता, इंडिपेंडेंट ढंग से डिसाइड होता। लेकिन देखो, सरकार को यह बात पसंद नहीं आई। सरकार ने क्या किया? सरकार 2023 में ना एक बिल लेके आई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023। इस बिल में सरकार ने ना ये प्रोविजन करवा लिया, एक कमेटी डिसाइड करेगी किसे इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट करना है, बट उस कमेटी में जो 3 लोग होंगे ना, एक पीएम होंगे, एक एलओपी होंगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन तीसरा जो मेंबर होगा ना, वो सीजीआई नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला था। तीसरा मेंबर होगा एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसे नॉमिनेट किया जाएगा पीएम के द्वारा। तो देखो, फायदा ही क्या फिर कमेटी बनाने का, क्योंकि तीसरा मेंबर अगर कैबिनेट मिनिस्टर ही होना है, कैबिनेट मिनिस्टर तो जाहिर तौर पे पीएम के कहने पे ही काम करेंगे। तो 3 लोगों की कमेटी में 2 तो एक साइड होने ही है, कैबिनेट मिनिस्टर प्लस पीएम। तो ये कमेटी डिसाइड करेगी किसे इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। तो जाहिर तौर पे पहले जो पीएम डिसाइड करते थे वही प्रोसेस फिर से जारी रहेगा, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर तो हमेशा पीएम का ही साथ देंगे और 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग हमेशा एक साइड रहेंगे, पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अच्छा जजमेंट आया था ना 2023 में, उसे नलिफाई कर दिया गया। सरकार ने 2023 का बिल लाके, उसके पास करवा के और उसके तहत रूल्स बना के। यह काफी ज्यादा देखो हैरानी वाली बात भी थी और दुख की बात भी है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में ऑटोमेटिकली सरकार को मेजोरिटी मिल गई है और लीडर ऑफ अपोजिशन अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पास में 1 वोट है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, राइटर के अनुसार वो फेयर नहीं है, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट की पसंद से ही सीईसी और ईसी अपॉइंट होंगे। तो फिर प्रोसेस फेयर कहां रही, इंडिपेंडेंट कहां रही? और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, ये जो तीन लोगों की कमेटी है ना, पीएम प्लस में कैबिनेट मिनिस्टर जिसको पीएम नॉमिनेट करेंगे, प्लस में एलओपी, इनको नाम कौन देगा? इनको नाम दिए जाएंगे एक और सर्च कमेटी के द्वारा। सर्च कमेटी में लॉ मिनिस्टर होंगे, प्लस में 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट होंगे, और ये सर्च कमेटी जो है वो नाम देगी सिलेक्शन कमेटी को। अब सर्च कमेटी जो नाम देगी ना सिलेक्शन कमेटी को, वो नाम पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। तो कहां ट्रांसपेरेंसी है? सर्च कमेटी ने जो नाम दिए वो भी डिस्क्लोज नहीं किए गए पब्लिक को, और कमेटी में सरकार की मेजोरिटी। तो कहां, ना तो प्रोसेस फेयर है, ना ही इंडिपेंडेंट है और ना ही ट्रांसपेरेंट है। राइटर बोलते हैं, देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईसीआई को फुल पावर्स होनी चाहिए इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। अब देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को ना सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा माना है। अगर देखो ये
इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बायस्ड होगा तो फिर इलेक्टोरल प्रोसेसेस की फेयरनेस पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे। तो इसलिए ये 2023 में जो सरकार ने बिल पास करवाया है ना इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से संबंधित, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी माना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने देखो काफ़ी सारे अपने वर्डिक्ट्स दिए हैं इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये 2023 का जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन से संबंधित है। देखो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है बल्कि सोशल इशू भी है। और अगर इंडिया को 2047 से पहले विकसित भारत बनाना है तो देखो बिना महिलाओं के वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन के ये हम इंश्योर नहीं कर सकते। तो आप इस आर्टिकल को ना जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो काफ़ी सारा डेटा दिया जाता है आर्टिकल में और ये डेटा जो है आप यूज़ भी कर सकते हो। महिलाओं का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है कितना है, ये है 41.7%। आप यहाँ पे देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन महिलाओं के लिए 2023-24 में 41.7% है। 2017-18 में ये काफ़ी कम था, 23.3%। याद रख लीजिए, डेटा इंपॉर्टेंट है। 2017-18 में कितना था, 23.3%। 2023-24 में बढ़कर कितना, 41.7%। अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ये भी बता देता हूं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब देखो ये होता है जितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं ना, उनका टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है। तो ये मतलब होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। अब आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं। इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखो ये है, बल्कि महिलाओं का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है ना वो रूरल एरियाज में ज़्यादा है और अर्बन एरियाज में कम है। आपको लगता होगा कि अर्बन एरियाज में लोग खुले विचारों के होते हैं तो वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, नहीं, बल्कि रूरल एरियाज में महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। ये देखो रूरल एरियाज में महिलाओं का जो एम्प्लॉयमेंट है 2023-24 में कितना, 46.5%। 2017-18 में कितना था, सिर्फ 23.7%। लेकिन अर्बन एरियाज में देखिए 2023-24 में महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट कितना, 26%, जो कि 2017-18 में कितना, 18.2%। तो आप देख सकते हो कि रूरल एरियाज में ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं एज कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज में। अब ना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग महिलाएं काम नहीं करती, उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पूछा गया, क्वेश्चंस पूछे गए महिलाओं से कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग। तो सबसे पहला चैलेंज आता है चाइल्ड केयर एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चे को संभालना, घर की जिम्मेदारी, ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कम महिलाएं काम करती हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के अनुसार 43.04% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने देखो ये बोला कि बच्चे का ध्यान रखना ये सबसे बड़ा रीजन है और घर का काम करना, इन रीजन्स के कारण हम काम नहीं कर पाते। हालांकि देखो 2022-23 के कंपैरिजन में ये परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है, जिन्होंने ये बताया है कि हम डोमेस्टिक वर्क और चाइल्ड केयर की वजह से काम नहीं करते। ये जो डेटा है, ये जो परसेंटेज है 2022-23 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है। तो क्या किया जा सकता है, देखो इसके लिए तो ना बच्चे का ध्यान रखने के लिए जो क्रैच या फिर क्रैसेस वगैरह नहीं होते वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं जहाँ पे दिन में बच्चों का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा अब जिन महिलाओं को डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ रही है उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हो सकते हैं कि उनकी मर्जी है एक दिन में वो कौन से 3 या 4 घंटे काम करना चाहती हैं वो उन घंटों में काम कर सकें। या फिर सरकार आजकल एक मॉडल पे फोकस कर रही है वर्क नियर होम, कि महिलाओं को उनके घर के नज़दीक काम दिलवाया जाए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं
जैसे यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ना 2023 जनवरी में एक एडवाइजरी जारी की एम्प्लॉयर्स को, आप ना वर्किंग वुमेन हब इस्टेब्लिश करो। वर्किंग वुमेन हब मतलब शेयर्ड वर्क स्पेस फॉर वुमेन। जैसे आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है ना, वर्क स्पेस को शेयर करने से संबंधित, नया ऑफिस ना लेना पड़े, तो वर्क स्पेस जो है वो शेयर हो जाता है मिलके। जैसे वी वर्क है, बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं जो शेयर्ड वर्क स्पेस प्रोवाइड करती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एडवाइजरी दी एम्प्लॉयर को कि आप वर्किंग वुमेन हब्स इस्टेब्लिश कीजिए जिसमें महिलाएं जो हैं वर्क स्पेस को शेयर करें। और ऐसे जो वर्क स्पेस हैं या फिर वर्किंग वुमेन हब हैं वो अर्बन, सेमी अर्बन और सब अर्बन एरियाज में इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, ताकि वुमेन वर्कर्स को ना कम से कम आवाजाही करनी पड़े, कम्यूटिंग में उनका कम से कम टाइम वेस्ट हो। फिर आता है दूसरा रीजन। दूसरा रीजन देखो ये है, 2020-21 में ना 33.16%, यहां पे देखिए 33.16% महिलाओं ने कहा था कि पढ़ाई की वजह से वो अभी जॉब नहीं कर रही हैं। और 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़ के हो गया 37.94%। ये सारे परसेंट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परसेंटेज से थोड़ा पॉइंट अच्छे से याद हो जाता है। तो राइटर बोलते हैं देखो ये तो पॉजिटिव साइन है। अगर एजुकेशन की वजह से अगर महिलाएं फिलहाल काम नहीं कर रही हैं तो वो एजुकेशन हासिल करेंगी तो आगे जाके उन्हें बेटर जॉब्स मिलेंगी और लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलेंगी। तो ये तो अच्छा साइन है। ऐसे महिलाओं की परसेंटेज बढ़ रही हैं जो ये बोल रही हैं कि एजुकेशन की वजह से वो अभी काम नहीं कर रही हैं और एजुकेशन जब पूरी हो जाएगी तब वो काम करेंगी। फिर आता है तीसरा रीजन, सोशल बैरियर। देखो 2020-21 में ना 4.34% महिलाओं ने यह बोला था सोशल रीजन्स जिम्मेदार हैं हमारे काम ना करने के लिए। सोशल रीजन्स जैसे घर वाले काम नहीं करने देते हैं, सोसाइटी मना करती है। लेकिन अच्छी बात यह है 2023-24 में ना ये परसेंटेज कम हो गया। सिर्फ 2.52% महिलाओं ने ऐसे बोला कि सोशल रीजन्स की वजह से वो काम नहीं करती, हमारा परिवार मना करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सोसाइटी इवोल्व हो रही है। बट देखो अभी भी वुमेन सेफ्टी और कल्चरल नॉर्म्स थोड़े बहुत बैरियर तो हैं, तभी 2.52% महिलाओं ने बोला है कि वो सोशल नॉर्म्स के चलते काम नहीं कर रही हैं। फिर आता है लैक ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग। लैक ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग मतलब 2020-21 में ना 3.43% महिलाएं ऐसी थी जिनके पास में ट्रेनिंग नहीं थी, क्वालिफिकेशन नहीं थी। लेकिन 2023-24 में ना सिर्फ 2.07% महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास ट्रेनिंग की कमी है या फिर क्वालिफिकेशन की कमी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकार की जो स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, मुद्रा योजना या फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इन स्कीम्स ने अच्छा काम किया है महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए। ये देखो नीचे ये सारी स्कीम्स बताई गई हैं। सरकार ने एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव का प्रोविजन भी किया है, 26 हफ्तों की लीव मिलती है, वो बात अलग है। हमने कल ही आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें ये बोला था कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं को कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। जो ये क्रैश फैसिलिटीज़ हैं बच्चों की केयर के लिए उसे मैंडेटरी बना दिया गया है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए सरकार सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो सरकार ने देखो प्रोविजंस तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे किए हैं। बट देखो अभी भी हमें बहुत आगे जाने की आवश्यकता है। आप चाइना का एग्जाम्पल देखिए। चाइना में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% है। 60% क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ना बेटर चाइल्ड केयर, सपोर्ट और फ्लेक्सिबल जॉब्स अवेलेबल हैं। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी लॉज और पेरेंटल लीव की जो पॉलिसीज है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। मतलब बच्चा जन्म देने पे छुट्टियाँ वगैरह आसानी से मिल जाती हैं। बट इंडिया में बहुत कम है इस प्रकार की सपोर्ट। तो फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए? देखो फ्यूचर रोड मैप में ना कुछ पॉइंट्स जो आप दे सकते हो। जो रूरल महिलाएं हैं ना, रूरल इलाकों की महिलाएं हैं, उनको और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। ये सरकार कर सकती है माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट करके या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करके। फिर जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के थ्रू महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट में। फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज़ और इसके अलावा इक्वल पे, इक्वल वर्क, इन सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल तो देखो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो महिलाओं को डिजिटली अवेयर करके उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के
जो अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज की जा सकती हैं वो घर बैठे डिजिटली काम कर सकती हैं। समझ गए? तो इन सब चीज़ों पे देखो थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और इनसे हम महिलाओं के लिए लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डीलिमिटेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी का रीज़न ये है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने ना 5 मार्च को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ताकि नेशनल डिबेट की जा सके डीलिमिटेशन को लेके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन बार बार ये बोलते रहते हैं, अगर डीलिमिटेशन हुआ फ्रेश सेंसस के आधार पे 2025 के बाद फ्रेश सेंसस के आधार पे, तो फिर साउथ इंडिया के राज्यों की जो सीट्स हैं वो कम हो जाएंगी। एक बार मैं आपको ना पूरी जो कंट्रोवर्सी है वो समझा देता हूँ। पूरा जो डीलिमिटेशन का इशू है, वैसे तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन ब्रीफ में जल्दी से आपको समझा देता हूँ क्यों साउथ इंडिया के राज्य बार बार डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का विरोध कर रहे हैं फ्रेश सेंसस के आधार पे। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है सिंपल भाषा में? डीलिमिटेशन देखो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोकसभा और असेंबली सीट्स की जो बाउंड्री है ना वो रीफिक्स की जाती है, रीअरेंज की जाती है और सीट की संख्या डिसाइड होती है पॉपुलेशन के हिसाब से। संविधान का जो आर्टिकल 82 है ना वो देखो डीलिमिटेशन की बात करता है। अब देखो हुआ क्या था, 1971 में ना लास्ट डीलिमिटेशन हुआ था 1971 के सेंसस के आधार पे। मैं आपको ना थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। देखो हुआ क्या, चूंकि आर्टिकल 82 में बोला गया कि डीलिमिटेशन होगा पॉपुलेशन के आधार पे। अब देखो आज़ादी के बाद ना जो साउथ इंडिया के राज्य थे ना, देश के साउदर्न पार्ट के जो राज्य थे वो देखो अपनी पॉपुलेशन को ना स्टेबलाइज करने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन देश के नॉर्दर्न पार्ट के जो राज्य थे ना वहां पे पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही थी। तो ना साउदर्न पार्ट के राज्यों में ये कंसर्न आ गया कि भैया हम तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बट इसका हमें बल्कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन होता है लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से, और जब लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है तो साउदर्न पार्ट की जो सीट्स हैं वो कम हो जाती हैं। बाद में 1970s में इंदिरा गांधी का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस था कि पॉपुलेशन को कम करना है। जब इमरजेंसी लगी तो हम दो हमारे दो ऐसे ऐसे नारे चलने लगे। तो 1976 की बात है, जब इमरजेंसी लगी हुई थी ना तो इंदिरा गांधी ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई कि अभी ना जो लोकसभा की सीट्स हैं वो फ्रीज रहेंगी आने वाले 25 सालों तक 1971 के सेंसस के आधार पे, मतलब सीट्स चेंज नहीं होंगी किसी राज्य की। तो 2000 तक ऐसा चलता रहा। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने इस फ्रीज को ना 2025 तक, मतलब 25 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया, जो अभी 2026 तक है शायद, है ना। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि 2026 तक तो देखो फ्रीज है, लोकसभा की जो सीट्स हैं वो फ्रीज्ड हैं 1971 के सेंसस के आधार पे। लेकिन अगर मोदी सरकार ने इस फ्रीज को एक्सटेंड नहीं किया फिर तो देखो लेटेस्ट सेंसस के आधार पे सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और सबसे बड़ा डर साउदर्न पार्ट के राज्यों का ये है कि हमारी जो सीट्स हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने तो बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे यहाँ पे तो टोटल फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, 1.6 से लेके 1.8 के बीच में है, जबकि बिहार जैसे राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट अभी भी 3 के आसपास है। तो मतलब उनकी जो सीट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी और हमारी सीट्स कम हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा डर है आज के समय में देश के साउदर्न पार्ट के राज्यों को। फिर वो ना अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो बोलते हैं देखो इंडिया में जो राज्य हैं ना, ज़्यादातर राज्य आप देखोगे जैसे साउदर्न पार्ट के राज्य हैं, तमिलनाडु में तमिल जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज, और केरला में मलयालम लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज। तो राइटर ये बोलते हैं ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं ना उनका आधार लैंग्वेज है, और ज़्यादातर जो राज्य है ना आप देखोगे ये उनका एथनो लिंग्विस्टिक होमलैंड है। जैसे जो तमिलियंस हैं वो तमिलनाडु में काफ़ी समय से रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि देश आज़ाद हुआ उसके बाद रह रहे हैं, वो बहुत सालों से रह रहे हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं। और देश के सभी राज्य में एक कॉमनलिटी ये है, कॉमन चीज़ ये है कि कॉमन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल था, जिसकी वजह से वो एक साथ आए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम, और बाद में आज़ादी के बाद उन्होंने साथ रहने का निर्णय लिया। अब देखो राइटर का जो ये व्यू है ना, अब आपको भी पता है ये उस व्यू से अलग है कि
ये पूरा जो देश है ना, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के आने के बाद एकजुट नहीं हुआ, बल्कि पूरा देश की जो सिविलाइजेशन है बहुत ज़्यादा पुरानी है। और बोला जाता है जैसे हिंदुइज्म जो है वो एक धागे में बांधता है इस पूरे देश को और आसपास के रीजन को। हालांकि अभी तो पाकिस्तान में मुस्लिम्स ज़्यादा हो गए, लेकिन पहले इस पूरे रीजन को एक चीज़ एक सूत्र में बांधती थी, वो थी हिंदुइज्म। तो एक ये हिंदुइज्म वाला व्यू है कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के बाद हम एकजुट हुए, हम तो सदियों सदियों से एकजुट थे, यहाँ पे हिंदुइज्म की सिविलाइजेशन थी। दूसरा व्यू फिर ये राइटर वाला है। राइटर बोल रहे हैं कि हमारे सभी राज्यों के बीच में कॉमन चीज़ ये है कि कॉमन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। ताकि राइटर्स का जो पर्सपेक्टिव है वो इतना पॉपुलर नहीं है। देखो राइटर्स जो है ना वो डीएमके पार्टी से हैं, और डीएमके पार्टी से हैं, तमिलनाडु से हैं। और आपको पता है कि कई बार तमिलनाडु के जो लीडर्स हैं वो अपनी तमिल आइडेंटिटी के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखाते हैं बजाय इंडिया के। काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है, उनकी भाषा में ये चीज़ झलकती है। इसके बाद राइटर जैसा कि देखो बोल रहे थे कि केरला, तमिलनाडु, बंगाल, इन राज्यों का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो 1.6 से लेके 1.6 से लेके 1.8 के बीच में है। बिहार, यूपी, एमपी, यहाँ पे पॉपुलेशन अभी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट 3.5 के आसपास है, रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर पॉपुलेशन के आधार पे सीट्स, मतलब लेटेस्ट पॉपुलेशन कंपोजिशन के हिसाब से डिलिमिटेशन हुआ, सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, तो देखो इसका रिजल्ट ये निकलेगा, जो साउथ के स्टेट्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया की सीट्स में वो 25% से घट के 17% हो जाएगा। और जो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं वहां की सीट्स का जो कंट्रीब्यूशन है 40% से बढ़ के 60% हो जाएगा। फिर इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो राज्य है ना जितना टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु 100 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, तो 100 के बदले में वापस उनको सेंटर से सिर्फ 30 रुपये मिलते हैं। जबकि बिहार, यूपी अगर ये 100 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट टैक्स में, तो फिर इनको ना इसके बदले में सेंटर 250 से लेकर 350 रुपये तक देता है। और अभी 16th फाइनेंस कमीशन जब अपनी रिपोर्ट देगा ना वो 2011 के सेंसस के आधार पे देगा, तो इससे बल्कि डेवलप्ड स्टेट्स को और भी ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब ये जो 30 रुपये मिल रहे हैं ना कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु को, ये 30 से भी कम मिलेंगे फिर। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो आज़ादी के बाद का समय और अभी का समय अगर हम कंपेयर करें ना, तो देश में बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तमिल, इन सब आइडेंटिटीज़ के जो लोग हैं ना वो कम हो रहे हैं। सिर्फ हिंदी बोलने वालों की जो पॉपुलेशन है ना वो बढ़ रही है। जैसे आज़ादी के समय हिंदी बोलने वालों की जो पॉपुलेशन थी ना देश की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 36% थी, अब बढ़ के 43% हो गई है। इसका रिजल्ट देखो क्या हो रहा है। जैसे लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी हैं, 545, 543 जितनी भी हैं। अगर देखो किसी स्टेट में 54 सीट्स है ना, तो इसका मतलब उस राज्य का ना कितना स्टेक है टोटल लोकसभा में, उस राज्य का फिर शेयर होल्डरशिप इंडेक्स होगा 10%। सिंपल है, टोटल लोकसभा में सीट्स हैं 543 या 545 जितने भी हैं, और एक राज्य में 54 सीट्स हैं, तो उस राज्य का शेयर होल्डरशिप इंडेक्स होगा 10%। अब देखो लेटेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से जब डिलिमिटेशन होगा ना, तो बिहार और एमपी का शेयर होल्डरशिप इंडेक्स डबल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। केरला, तमिलनाडु, इन राज्यों का जो शेयर होल्डरशिप इंडेक्स है ना वो 30 से लेकर 40% कम हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना, जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्य हैं उनको पनिशमेंट मिल रही है। जीडीपी कंट्रीब्यूट करने वाले स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है, जो ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं उन स्टेट्स की पावर कम हो रही है। हम ना अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, उसमें ना एक स्लोगन आता है। स्लोगन क्या था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बोस्टन टी पार्टी में ये स्लोगन दिया गया था। उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो लेटेस्ट सेंसस के आधार पे अगर डिलिमिटेशन होगा तो फिर कॉलोनियल सिस्टम बन जाएगा ये तो एक प्रकार से,
कि जो साउदर्न पार्ट के राज्य जो हैं वहाँ से टैक्स लिया जा रहा है लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है, वहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। देखो ये सब पॉइंट्स राइटर के हैं, एक पर्सपेक्टिव है, अदरवाइज इसके अगेंस्ट भी पर्सपेक्टिव हैं। जैसे देखो फेडरलिज्म में अब जब ये होगा, एक देश ज़्यादा अमीर है एक देश गरीब है, तो अमीर राज्य के पैसे का तो इस्तेमाल किया ही जाएगा ना गरीब राज्यों को डेवलप करने के लिए, सब राज्यों को एक साथ लाने के लिए। तो ऐसा तो होता ही है, हर फेडरलिज्म में होता है, यूएस में भी होता है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह होता है फेडरलिज्म में ये, क्योंकि सारे राज्य एक जैसे अमीर थोड़ी ना होते हैं। राइटर बोलते हैं अगर देखो ऐसा हो गया तो जो अनसक्सेसफुल राज्य है ना वो देखो पॉलिसीज बनाएंगे सक्सेसफुल राज्यों के लिए, क्योंकि जो अनसक्सेसफुल राज्य हैं जहां पे डेवलपमेंट नहीं आई, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहां उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी, रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी तो वो पॉलिसीज बना रहे होंगे देश के साउदर्न पार्ट के राज्यों के लिए जो सक्सेसफुल रहे हैं। ये तो गलत है ना। तो इसको रोकने के लिए ना राइटर कहते हैं 4 ऑप्शंस हैं। देखो पहला ऑप्शन तो ये है, ये जो फ्रीज है ना कि डिलिमिटेशन 1971 के सेंसस के आधार पे ही होगा, ये 2026 में खत्म हो रहा है, तो इसे ना 25 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। ये पहला ऑप्शन है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है परमानेंट फ्रीज कर दो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस स्टेट में कितनी सीट रहेगी वो परमानेंट आप फ्रीज कर दो, बाद में वो चेंज ही ना हो उसके। फिर तीसरा ऑप्शन है डिलिमिटेशन कर दो लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत कर दो। अभी जो स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवाइड है ना, 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट स्टेट में ट्रांसफर कर दो, और इवन यूनियन के भी इंपॉर्टेंट जो मतलब जैसे यूनियन वो चीजें रखें, कम्युनिकेशन है, फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, इन इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को छोड़ के बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं ना यूनियन लिस्ट से भी स्टेट में चले जाएं, और जब बचे हुए कुछ रेजिडुअल सब्जेक्ट हैं वो भी स्टेट को दे दो। तो फिर ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर बना लो और उसके बाद आप डिलिमिटेशन वगैरह करते हो तो कर लो, क्योंकि देखो सीधी सी बात है ना, स्टेट के पास में तो ज़्यादा फाइनेंशियल पावर आ जाएंगी ना, जो बात बोल रहे हैं राइटर की ऐसा कर दो, फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत कर दो, फिर तो वो अपने हिसाब से टैक्स इकट्ठा करेंगे और उसको अपने अपने राज्य में यूज करेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा आइडियल है, पॉसिबल ही नहीं है। चौथा पॉइंट है करंट प्रोपोर्शन कम से कम मेंटेन करो, यही फिजिबल लग रहा है चौथा ऑप्शन। जैसे अभी तमिलनाडु का फॉर एग्जाम्पल जितना भी कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल 8-9% कंट्रीब्यूशन है तमिलनाडु का देश की लोकसभा सीट्स में, ये जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है ना वो बरकरार रखो और लोकसभा की सीट्स इंक्रीज कर दो। जैसे अभी मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर स्टेट में ना लोकसभा की सीट्स को डबल कर दो, 1.5 टाइम्स कर दो। यूपी की है तो यूपी की 80 के बजाय 120 हो जाएंगी, हरियाणा की 10 के बजाय कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी, ऐसे 1.5 टाइम्स कर दो सबकी। तो हर एक राज्य का जो शेयर होल्डरशिप इंडेक्स है ना वो सेम रहेगा, टोटल लोकसभा सीट्स में जो कंट्रीब्यूशन है ना वो सेम रहेगा। चौथा ऑप्शन ही देखो सबसे ज्यादा फिजिबल लग रहा है। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं रशिया चाइना, यहां पे देखो एक ही डोमिनेंट एथनिसिटी है, 80% जो लोग हैं वो सेम एथनिसिटी के हैं, जबकि आप दूसरे देश देखो बांग्लादेश, थाईलैंड, यहां पे देखो एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग डोमिनेंट हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ना यूरोप और अफ्रीका की तरह काफी डाइवर्सिटी है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे एथनिसिटी के लोग हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ना इंडिया को बोला था कि स्टेट्स जो हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, ये पॉलिटिकल यूनिट है। और राइटर फिर से वही बात बोलते हैं कि हमारे देश में ना जो यूनिटी है वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से यूनिटी बनी है, और हमारा देश एक पॉलिटिकल यूनियन में बंधा हुआ है। अगर लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन होगा ना तो फिर तो देखो मेजोरिटेरियनिज्म आ जाएगा हमारे देश में, मतलब हिंदी बोलने वालों की लोकसभा में सीट्स इंक्रीज होगी और उन्हीं की चलेगी फिर, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। वो बोलते हैं इंडिया जो है बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है प्लूरलिटी का, कि कैसे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं एक साथ रह सकते हैं।
तो हम अलाउ नहीं कर सकते कि मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को खराब करे। अगर ऐसा होता है तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। कुछ और पॉइंट्स जो राइटर देते हैं आज के आर्टिकल में, राइटर बोलते हैं सबसे पहली बात तो सेंसस जो डिले हुआ है उसे तुरंत के तुरंत कंडक्ट करना चाहिए। दूसरा, जो डिलिमिटेशन है सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पे नहीं होना चाहिए, वो देखो गवर्नेंस और डेवलपमेंट के आधार पे भी होना चाहिए, मतलब इन फैक्टर्स को, गवर्नेंस और डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा जाए। तीसरा, फेडरलिज्म कमजोर नहीं होना चाहिए। चौथा, पार्लियामेंट्री सीट्स को बढ़ाया जाए ताकि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके सभी राज्यों को। और सबसे लास्ट में, पॉलिटिकल डायलॉग जरूरी है ताकि देश में ना डिस्ट्रस्ट ना पैदा हो। तो ये कुछ पॉइंट्स राइटर देते हैं, ये आप दे सकते हो वे फॉरवर्ड में। तो इस प्रकार से ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डिलिमिटेशन से संबंधित। अब लास्ट में देखें हमने कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस किए। हमने वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किए कि रूरल एरियाज में महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा है बट अर्बन में उतना नहीं बढ़ा है, और कुछ रीजन्स कौन कौन से बैरियर्स हैं। सबसे बड़ा बैरियर है आज भी है चाइल्ड केयर एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दूसरा पॉजिटिव साइन ये है एजुकेशन के चलते बहुत सारी महिलाएं लेट काम करना स्टार्ट कर रही हैं। तीसरा रीज़न ये है ट्रेनिंग की कमी और क्वालिफिकेशन की कमी। सोशल नॉर्म्स भी एक चैलेंज है। तो ये सारे रीजन्स हमने डिस्कस किए। सरकार क्या कर रही है ये आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सॉरी मैंने कृषि विकास योजना बोल दिया था, है ना, कौशल विकास योजना डिस्कस जब हम कर रहे थे तो मैंने गलती से कृषि विकास बोल दिया था, कौशल विकास योजना है। और एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव, क्रैश फैसिलिटीज़, वर्किंग वुमन हॉस्टल्स को सपोर्ट करना, ये सारे काम सरकार कर रही है। फिर देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस से संबंधित इशू हमने डिस्कस किया था। इशू तो आपको पता ही है, इशू ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर कैसे होगा, जब इलेक्शन कमिश्नर्स जो काम करते हैं वो फ्री एंड फेयर मैनर में काम करें। इनकी अपॉइंटमेंट सही होनी चाहिए, फ्री एंड इंडिपेंडेंट ढंग से होनी चाहिए। बट इंडिपेंडेंट बायस ढंग से हो रही है। पहले तो पीएम ही कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि 3 लोगों की कमेटी करेगी जिसमें सीजीआई होंगे, पीएम होंगे, प्लस में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। बट सरकार को ये बात पसंद नहीं आई। सरकार ने 2023 में सरकार बिल लेके आई और बोला कि 3 लोगों की कमेटी में सीजीआई नहीं होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा पीएम के द्वारा। तो फायदा क्या हुआ, फिर 2 लोग तो सरकार के होंगे। अभी भी सरकार ही डिसाइड कर रही है कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, तो ये फ्री एंड फेयर नहीं है। फिर हमने ये डिलिमिटेशन वाला आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे डिलिमिटेशन सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पे नहीं होना चाहिए, डिलिमिटेशन गवर्नेंस के आधार पे और डेवलपमेंट के आधार पे भी होना चाहिए, और पॉलिटिकल डायलॉग होना ज़रूरी है। पार्लियामेंट की सीट्स इंक्रीज़ की जाए, सभी राज्यों का इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, डिस्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो देख लीजिए। क्वेश्चन आपको इलेक्शन कमिश्नर्स की सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।